और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, क्या यूपी में घमासान होने जा रहा है। योगी को ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन चुनौती दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मिस्टर योगी मैं यूपी में आ रहा हूं। क्या 27 की लड़ाई बड़ी हो रही है? क्या 27 में योगी के सामने ओवैसी बंधु होंगे? तैयार मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ आज सीतापुर में थे। योगी सीतापुर में थे और वहां से भी योगी विरोधियों को जवाब दे रहे थे। दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है। कितना भी जहरीला सांप। दूसरी तरफ क्या उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। 27 में अकबरुद्दीन और असदुद्दीन ओवैसी दोनों होंगे। आज यूपी के बनारस में, वाराणसी में, दाल मंडी में बुलडोजर चल रहा था। और बुलडोजर चल रहा था वाराणसी के दाल मंडी में। एक शख्स ने देखिए तेल डालकर आग लगा दी उसी वक्त अपनी दुकान और मकान पर। हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। हम योगी आदित्यनाथ को ये बोलना चाह रहे हैं, भारत में ना हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। भारत में अगर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को, इस भारत के आईन को अगर किसी से खतरा है तो आरएसएस, उसकी आइडियोलॉजी, योगी और मोदी से खतरा है। तो यूपी के चुनाव में इस बार यह बड़ा मुद्दा होगा। एक और तस्वीर देखिए जरा। लखनऊ के केजीएमयू में मजारों पर नोटिस चस्पा किया गया। ओवैसी बंधु इसे भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएंगे, चाहे वो मजार हो या बुलडोजर एक्शन हो। और इसीलिए अकबरुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं और ललकार रहे हैं कि वो यूपी आ रहे हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। यूपी में बयानों का जोर और चुनावी शोर शुरू हो गया है। ओवैसी बंधुओं ने यूपी में परचम लहराने और योगी से टकराने का खुला ऐलान कर दिया है। मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और यही कहने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा सबको देगी,
लेकिन अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं देगी। वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी बिसात क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में से नहीं है। योगी और ओवैसी के बीच अभी से जुबानी तीर शुरू हो गए हैं। तो जब यूपी में चुनाव का पारा चढ़ेगा तो सियासी गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। बाबा कहती हैं कि मई जून में बर्फ ला लूंगा, जनवरी में गर्मी पैदा कर दूंगा। बाबा आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा इस बयान पर। मौसम वैज्ञानिक हो चुके हैं बाबा। क्या अनमोल रतन आपने पाल रखे हैं देश के प्रधानमंत्री, वाह। एक तरफ योगी और उनके बुलडोजर मॉडल की देश भर में चर्चा होती है, तो दूसरी ओर ओवैसी ने बिहार और महाराष्ट्र में दिखा दिया है कि मुस्लिमों का भरोसा उनके साथ है। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? चुनावी समर के लिए दोनों दिग्गज तैयार हैं। ओवैसी ने यूपी वाले प्लान का ऐलान किया तो योगी भी हुंकार भर रहे हैं। कह दिया है कि वो हर चैलेंज को तैयार हैं। पटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अरे ये कौन सी जबान है? मुख्यमंत्री की जबान है ये। बटेंगे तो कटेंगे। कहां बट रहे हैं? तुम ही तो घर तोड़ रहे बुलडोजर से। गाड़ी पर गोलियां चलाए विधानसभा के इलेक्शन में। अगर मेरी मौत शहीदों की तरह होगी तो लाखों बार मैं कबूल करने को तैयार हूं। कब चलाएगा गोली? चला मुझ पर। अब देखिए यूपी में घमासान होने जा रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं वो यूपी आ रहे हैं, लेकिन क्यों जा रहे हैं ये भी आपको बताऊं। छोटे ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी को चुनौती दी। कहा मिस्टर योगी यूपी आ रहा हूं, अब तैयार हो जाओ। यूपी में अपनी ताकत दिखाएंगे और पार्टी का झंडा लहराएंगे। इस मुल्क में माथे पर तिलक लगाने वाले को जितना हक है उतना ही हक सिर पर टोपी लगाने वाले को भी है। यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं, मेरे बाप की भी नहीं। यह मुल्क जितना मोदी योगी का उतना ही अकबरुद्दीन का है। फिर मुल्क में सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात क्यों हो रही? 6 बार से विधायक अकबरुद्दीन MIM के स्टार प्रचारक हैं और हाल में महाराष्ट्र के चुनाव में 15 मिनट वाला बयान भी इन्होंने दिया। अब योगी को चैलेंज देते हुए यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अगले साल यानी 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यूपी में करीब 20% मुस्लिम आबादी है और वोटर 20%। करीब 150 सीटें यूपी की मुस्लिम मतदाता प्रभावित करते हैं। MIM और ओवैसी ब्रदर्स की नजर इसी वोट बैंक पर है। योगी ने कहा कितना भी जहरीला नाग हो, नाग पंचमी पर उसे भी दूध पिलाते हैं। कुछ लोगों ने शरण ली मगर शरणार्थी धर्म का पालन नहीं किया। कुछ लोग यहां पर उंगली पकड़ कर आए और गला दबाने की कोशिश की। जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहिए। याद करिए कैसे बांग्लादेश के मुद्दे पर यह सब लोग मौन है, क्योंकि वहां मरने वाला हिंदू है तो उस पर कोई नहीं बोलेगा। कुछ हिंदू संगठनों को छोड़ दें तो बाकी सब का मुंह बंद हो गया है, लेकिन जाति धर्म के नाम पर बांटने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहिए, उनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। योगी के नाम यूपी में लगातार सबसे ज्यादा वक्त तक सीएम रहने का भी रिकॉर्ड है और वो यूपी में सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। सुनिए जरा अकबरुद्दीन को और योगी को। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ।
यूपी भी आ रहा हूं। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। उस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले का है। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। अब देखिए जरा, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो पहले तो बड़ा ध्रुवीकरण, और उसका नुकसान सबसे ज्यादा किसे होगा? अखिलेश यादव को। कैसे, जरा ये देखिए। यूपी में मुस्लिम बहुल सीटें हैं 143 143, जिसमें से 73 सीट्स पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। दूसरी तरफ 70 सीट पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। अब इसमें से देखिए जरा कि 10 साल में सपा को मुसलमानों ने 80 से 90% वोट जो मुस्लिम है वो सपा को गया है। 2022 में सपा को मुस्लिम वोट गया था 83%, और 2022 में सपा के मुस्लिम विधायक 31 है। यूपी में अखिलेश को मिली थी कुल 111 सीटें। इसके अलावा 24 लोकसभा में अखिलेश को 90% मुस्लिम आबादी ने वोट किया, और कुल 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी। अखिलेश का कोर वोटर भी एमवाई माना जाता है, मुस्लिम और यादव, और मुस्लिम वोटर पर ओवैसी की भी दावेदारी अब है, जो अखिलेश के लिए चुनौती है। सुनिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं चुनाव से पहले। अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार और वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है, और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट पे खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। अखिलेश यादव जी एसआईआर को एनआरसी कह के मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन का, और मैं ये कहता हूं कि डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं। किसी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को इस तरह की भाषा किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है। जहां तक किसी आदमी को पेश करके वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो साइन नहीं जाता और उनके नाम से कई फार्म भरवा लिए गए, तो आपके पास ऑप्शन है ना, फार्म नंबर 7 भरिए ना। हम लोग बोल नहीं रहे, हम लोग काम कर रहे हैं मौके पर। जो ये फार्म जब 7 के माध्यम से घोटाला करना चाह रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश। बड़ी बात यह है कि ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। पिछले कुछ चुनाव के जो नतीजे आए हैं अब वो यूपी में इसीलिए एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए महाराष्ट्र, हाल के निकाय चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल की है। 13 नगर निगमों में एमआईएम की 125 पार्षद चुनाव जीते। मुस्लिम मतदाताओं ने खुलकर उन्हें वोट किया है। बीएमसी में सपा को 2 सीट मिली और एमआईएम को 6 सीट मिली है। मालेगांव में 21 और संभाजी नगर में 33 सीटें जीती। बिहार देखिए, 2025 के विधानसभा में 5 सीटों पर जीत दर्ज की है। 21 में भी ओवैसी की पार्टी ने ये सीटें जीती थी, लेकिन बाद में उनके विधायक आरजेडी में चले गए। 2025 में मुस्लिम बहुल सीमांचल में वापसी की है। 8 सीट पर महागठबंधन को सीधे नुकसान पहुंचाया ओवैसी ने। उत्तर प्रदेश देखिए, 2022 में भी वैसे यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हालांकि तब ओवैसी की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। इस बार 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जोर मुस्लिम बहुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर होने वाला है। अब वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा बड़ी बात यह है, लेकिन सुनिए जरा ओवैसी के नेता शौकत अली बता रहे हैं कि लोगों को कितने बच्चे पैदा करने। हम तो कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें आप लोग,
अल्लाह अगर दे रहा है तो आप उसको लीजिए, इनकार मत करिए अल्लाह की जात से। जिनको नहीं होता कोई चौखट नहीं बचती जहां जाकर के अपना माथा ना टेके कि अल्लाह मुझे भी साहिब औलाद कर दे। और भाई ये भी सुनिए, जब तक दे रहा है जब तक लेते रहिए। लोग थोड़ा परेशान तो है कि हमारी आबादी बढ़ रही है, तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम दो और हमारे दो दर्जन। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चे हैं। कितने? 8 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बड़े भैया के अल्हम्दुलिल्लाह 16 बच्चे। 200 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। 403 सीटें उत्तर प्रदेश में है। 203 सीट हम अखिलेश यादव जी के लिए छोड़ रहे हैं ताकि 203 सीट पर वो बीजेपी को चुनाव हरा दे। 200 सीट पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं इंशाल्लाह। उन सीटों पर हम बीजेपी को रोक देंगे। शौकत अली और ओवैसी को बोलता हूं कि भाईजान कोई मुख्यमंत्री बनेगा, मेयर बनेगा। मेयर तो बना नहीं पाए मुंबई में आप, बुरखे वाली हिजाब वाली ना बनने वाली है। आपको जहां बनाने की ताकत है वो है आपका अध्यक्ष। चुनौती देता हूं ओवैसी मियाँ को कि मियाँ ओवैसी अपनी पार्टी का अध्यक्ष हिजाब वाली को बनाओ, अपनी पार्टी का अध्यक्ष बुरखे वाली को बनाओ, अपनी यूपी का अध्यक्ष एक बुरखे वाली या हिजाब वाली को बनाओ, या वरना ये ऐसी अनाप शनाप बातें करके देश को 1000 साल पहले ले जाना, ये काम बंद करो। यूपी में कौन से मुद्दे पड़े होंगे इस बार चुनाव में? क्या उसमें बुलडोजर एक मुद्दा होगा? देखिए जरा, वाराणसी में आज बुलडोजर एक्शन हुआ। दाल मंडी में जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, उस इलाके में आज बुलडोजर पहुंचा। हम लोग पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए हम लोग। बुलडोजर आया तो उससे पहले भारी संख्या में पुलिस डिप्लॉय की गई, पुलिस लगाई गई। कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसलिए पहले से ही छावनी में इलाके को तब्दील कर दिया गया। साइड में जाइए। और पुलिस ने अनाउंसमेंट शुरू किया कि लोग अपनी अपनी दुकानें खाली करें क्योंकि बुलडोजर आ चुका है। अंदर जाए अपनी कार्रवाई शुरू करें। ये नेगेटिव की जो टीम अंदर जाए अपनी कार्रवाई शुरू करे। चलिए ऊपर से अंदर जाके कार्रवाई शुरू करिए आप लोग। रास्ता दो ना। ऊपर मेरा माल उस तरफ रखा है, चोरी हो जाए कौन जिम्मेदार है? कोई जहाँ पुलिस है कोई चोरी नहीं कर रहा। चलिए हटाइए। कौन दिन पर रहेगा? चलिए ठीक है, सब देख लेंगे। चलिए कहाँ ऊपर नेगेटिव की टीम अंदर जाए। ये नेगेटिव की जो टीम अंदर जाए अपनी कार्रवाई शुरू करे। चलिए ऊपर से अंदर जाके कार्रवाई शुरू करिए आप लोग। रास्ता दो ना। ऊपर मेरा माल उस तरफ रखा है, चोरी हो जाए कौन? उसके बाद ये यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद खींचतान शुरू हुई, झड़प शुरू हुई। स्थानीय लोग सड़क पर आ गए और वो तैयार नहीं थे बुलडोजर चले। ऐसा नहीं चलेगा, रुकिए। सबका परिवार है, सबका परिवार है। बच्चों की आय लगेगी। थाने पे लेके चलिए, चलिए। थाने पे लेके चलिए। और उसके बाद दाल मंडी में बुलडोजर चलना शुरू हुआ। देख रहे हैं, पतली गली है, संकरी गली है, लगभग 400-500 मीटर लंबी गली है। उसके बाद जो लोग मौजूद थे वो पुलिस को रोकने की कोशिश करते रहे। उनका कहना था उनके पास कोई और रोजी रोटी का गुजारा नहीं। और इस बीच जो एक घटना हुई वो बेहद खतरनाक थी।
बुलडोजर चलने वाला था, एक शख्स इस पर अड़ा था कि वो बुलडोजर नहीं चलने देगा, उसके पास रोजी रोटी का कोई ठिकाना नहीं है, उसने आग लगा ली। उसके बाद दिया 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 शख्स ने आग लगाई थी, आग बुझी। उसके बाद देखिए पुलिस ने सीढ़ी लगाई और सीढ़ी लगाकर पुलिस उस शख्स के घर के अंदर दाखिल हुई। और दाल मंडी दरअसल जो इलाका है वहां लोग 20 साल 30 साल 40 50 साल से रहते हैं, ये वो इलाका है। मिन्नत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दुकान जारी जबरदस्ती हो तो स्थानीय लोग जिनके घर और दुकानें हैं वो रो रहे हैं, पुलिस से मिन्नतें कर रहे हैं। दरअसल आपको बताऊं ये दाल मंडी बनारस की सबसे पुरानी बस्ती वाला घना इलाका है, घनी आबादी का इलाका है और पहले यहां दाल का व्यापार होता था, इसलिए इसका नाम पड़ा दाल मंडी। मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का घर इसी इलाके में था। बनारस के संगीत घरानों की शुरुआत भी इसी इलाके से हुई। बाद में अंग्रेज आए तो उन्होंने यहां पर तवायफों को बसाना शुरू किया। वो तवायफों को डॉल कहते थे और दाल मंडी को डॉल मंडी कहने लगे। लेकिन ये कलाकार और संगीत प्रेमियों का हमेशा बड़ा हब रहा है। लच्छू महाराज, नरगिस और उनकी मां जद्दन बाई तक यहां से जुड़े रहे हैं। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए यहीं से सड़क बननी है और 650 मीटर सड़क के लिए 220 करोड़ का बजट भी मंजूर हो गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 181 घरों की नपाई की और डेटा तैयार किया है। मुआवजे के तौर पर प्रशासन ने 191 करोड़ रुपए तय किए, लेकिन लोगों का आरोप है कि पूरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा और कई घरों को जर्जर बताकर बिना मुआवजा दिए गिराया जा रहा है। सुनिए जरा लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, उनका क्या कहना है, उनकी फरियाद सुनिए। 17.5 मीटर कहाँ जाएंगे सर, बर्बाद हो जाएंगे, बच्चे भूखे मर जाएंगे, बच्चे को परवरिश नहीं रहेंगे तो कितना निकलेगा वो। 10 साल इसको कम करवाइए या रास्ता चेंज करवा दी सर, हम लोग भूखे मर जाएंगे, हम लोग रोड पे आ जाएंगे सर। हम लोग को रोजगार करने दीजिए, हम लोग को क्या रहने दीजिए, आप रोजगार नहीं दे रहे, हमें रोजगार करने दीजिए। और क्या मांग है, लड़ेंगे अपनी लड़ाई, आखिरी दम तक लड़ेंगे। दूसरी तरफ एक और खबर है, खबर यूपी से ही। बुलडोजर मजार पर भी एक्शन हो रहा है। केजीएमयू है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, और यहां पर 6 मजारें, उन मजारों के लिए बाकायदा नोटिस लगाया गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, कई मजारें जिस पर नोटिस लगाया गया और कमेटी से जवाब मांगा गया है। अब सवाल यह है कि केजीएमयू में मजार अचानक कहां से आ गई, या मजार पहले से बनी। लखनऊ के केजीएमयू में अवैध मजारों को लेकर बवाल मचा है। यूनिवर्सिटी परिसर में 5 मजारों को तोड़ा जाना है। 22 जनवरी को केजीएमयू प्रशासन ने 6 मजारों को नोटिस दिया। नोटिस में मजारों की वैधता और निर्माण से जुड़े दस्तावेज मांगे गए, लेकिन तय समय यानी 7 फरवरी को एक मजार कमेटी ने ही जवाब दिया अपना। केजीएमयू प्रशासन को बताया मजार के बारे में, दावा किया गया कि यह मजार ऐतिहासिक है जो आजादी से पहले बनाई गई। अब केजीएमयू प्रशासन मजार कमेटी के दावे को लेकर जांच कर रहा है। परिसर में मौजूद 5 मजार कमेटियों ने कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए दोबारा नोटिस हुआ और 28 फरवरी तक स्पष्टीकरण मांगा गया है। अब आपको बताऊं कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। दावा यह है कि मजार जो यहां बनी है वो 600 साल पुरानी है। इसका निर्माण, ये जो केजीएमयू है, इसका निर्माण 1911 में हुआ था। साथ ही 1870 में महाराजा विजय नगरम ने लखनऊ में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव रखा था, हालांकि उस वक्त मेडिकल कॉलेज बन नहीं पाया
1905 में जब ब्रिटेन के राजकुमार भारत आए तो उनकी याद में इसकी नींव रखी गई। फिर 1911 में इस मेडिकल कॉलेज की इमारत बनकर तैयार हुई। इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ, तब राजकुमार किंग जॉर्ज पंचम बन चुके थे और उनके नाम पर ही इसका नाम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU रखा गया। अब KGMU MBBS, BDS, नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही यहां पर इलाज के लिए 4000 से अधिक बिस्तर वाला अस्पताल भी है। अब सवाल यह है, KGMU में दावा है मजार तो 400, 500, 600 साल पुरानी है, लेकिन देखिए कितनी मजारें और कहां-कहां ये मजार बनी हुई है। तो KGMU में देखिए जरा, पहली मजार बनी है क्वीन मैरी हॉस्पिटल के अंदर, बताया जाता है मैटरनिटी वार्ड है। दूसरी मजार है माइक्रोबायोलॉजी विभाग में, तीसरी मजार है न्यू बॉयज हॉस्टल में और चौथी मजार है फेफड़े श्वसन प्रणाली रोग विभाग में। साथ ही पांचवी मजार सुपर स्पेशलिटी न्यू ब्लॉक में है। ये 5 मजारें हैं। सुनिए जरा मेडिकल कॉलेज के एडमिन क्या कह रहे हैं, प्रबंधक क्या कह रहे हैं। उन्होंने कोई भी साक्ष्य दस्तावेज ऐसे प्रस्तुत नहीं किए जिससे साबित हो कि 1947 की पुरानी मजार है वो। फिर भी हम लोग उनको एक जवाब दे रहे हैं कि अगर आपकी मजार 1947 से पहले की है तो कृपया उसके संबंध में जो भी आपके पास साक्ष्य दस्तावेज है प्रस्तुत करें। 28 तारीख को सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद फिर हम लोग जो ऑर्डर होगा रजिस्ट्रार को जो आई अफसर है उसके अनुसार कार्रवाई करें। एक तरफ योगी बनाम ओवैसी है, दूसरी तरफ ओवैसी बनाम हेमंता है। एक तस्वीर आई जिस तस्वीर पर बवाल हुआ कि हेमंता विश्वकर्मा गोली चला रहे हैं, विश्वकर्मा गोली चला रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। असम के सीएम का यह वीडियो वायरल हुआ। दरअसल असम बीजेपी ने पहले ट्वीट किया, फिर डिलीट कर दिया। तब तक सियासतदानों ने लपक लिया और उसके बाद हेमंता पर सीधे सवाल किए और अब असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो पर बाकायदा FIR दर्ज करा दी। देखो ओवैसी की FIR। हेमंता और ओवैसी के बीच तकरार बढ़ गई है। ओवैसी ने असम के सीएम के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस मामले में हैदराबाद के थाने में हेमंता के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है और उन पर आपराधिक केस में कड़े एक्शन की मांग की गई है। कहा गया है नरसंहार और नफरत भरी बातें अब आम बात हो गई है, लेकिन किसी सभ्य समाज में ऐसी बात स्वीकार नहीं की जा सकती है। हेमंता ने सीधे तौर पर एक समुदाय को डराने की कोशिश की है। ओवैसी ने हेमंता के गन वाले वीडियो पर यह FIR दर्ज कराई है। असम बीजेपी के ट्विटर हैंडल से हेमंता का एक वीडियो जारी हुआ। वीडियो में हेमंता एक राइफल से निशाना साधते दिख रहे हैं। टोपी और दाढ़ी पहले शख्स के पोस्टर को गोली मारते नजर आ रहे हैं जो टोपी दाढ़ी लगाए पहने हैं। थोड़ी देर बाद यह वीडियो डिलीट हो गया, लेकिन बवाल बढ़ गया था। तब तक इस वीडियो पर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन ओवैसी ने केस दर्ज कर हेमंता की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। हेमंता ने कहा गन और वीडियो के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर मेरे खिलाफ FIR है तो मैं गिरफ्तारी को तैयार हूं। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी और हेमंता को। इनका चीफ मिनिस्टर आसाम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है और गोली एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब के बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। सुनो हेमंत बिस्व शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से। सर आपके ऊपर में केस दिया है। कहाँ ओवैसी ने कहाँ केस दिया है भाई? चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूं और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। बहुत ही झूठा, घटिया, अस्तरहीन बयान है आसाम के मुख्यमंत्री का। वो होता है ना, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, तो वो चूंकि गए हैं कांग्रेस से, तो वो कंपटीशन में है कितनी गालियां वो दे लें जिससे उनकी कुर्सी बची रहे, अपनी वफादारी साबित कर। 6 महीने से वही टेप रिकॉर्डर चल रहा है गौरव गोगोई जी को लेकर, वही आरोप लगाए जा रहे हैं। SIT गठित की, ये सब की, जो पूरे 2 घंटा उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें क्या नया दिया? वो जो तिलमिलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं ना, जिस तरीके से गौरव गोगोई जी एक मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं,
उसका ही एक नतीजा है। चुनावी राजनीति के लिए, वोटों के लिए असम के मुख्यमंत्री जिस हद दर्जे तक गिर रहे हैं वो अपने आप में शर्मनाक है और घटियापन की इंतहा है। अब देखिए, मरता क्या ना करता, पाकिस्तान के पास कोई और विकल्प नहीं था। अब आपको बताऊं, पाकिस्तान ने 4 शर्तें रखी कि ये शर्त मानो तभी भारत के खिलाफ मैच खेलूंगा। अब पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है आईसीसी की कुल कमाई में पाकिस्तान का हिस्सा बढ़ा दो। अब होगा क्या? पाक को अभी आईसीसी की कुल कमाई का मिलता है सिर्फ 6%, जबकि सबसे ज्यादा भारत को 39% हिस्सा मिलता है। अब तुरंत आईसीसी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बढ़ा सकता, तो यह शर्त भी खत्म। दूसरी शर्त, भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट को बहाल किया जाए। द्विपक्षीय सीरीज को न्यूट्रल वेन्यू पर कराने की मांग की है। अब इसका क्या होगा? भारत आतंकवाद और सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा नहीं करता है। भारत पाकिस्तान के बीच आखिरी द्विपक्षीय सीरीज 2012 में हुई। इसके बाद से दोनों टीमें एशिया कप या आईसीसी टूर्नामेंट में भिड़ती हैं। पाकिस्तान की मांग आईसीसी ने सीधे खारिज कर दी है। फिलहाल पाकिस्तान की मांग पर भी पूरी होती नहीं दिख रही। अब देखिए तीसरी मांग, पाकिस्तान की तीसरी शर्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। आप सुनकर ताज्जुब करेंगे। पाकिस्तान ने मैच खेलने के लिए हाथ मिलाने की शर्त रखी है। ये हाथ बढ़ा रहे हैं कि कोई तो हाथ मिला लो। पाकिस्तान ने कहा कि पहले हाथ मिलाओगे मैच खत्म होने के बाद तभी खेलूंगा। भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया था, आपको याद होगा, हाथ मिलाने को लेकर। इससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई थी और भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर आईना दिखा दिया था। मौजूदा आईसीसी नियमों के तहत हैंडशेक अनिवार्य नहीं है। यह पूरी तरह से आपसी सहमति पर निर्भर करता है और इस वजह से पाकिस्तान की यह मांग भी पूरी होने वाली नहीं है। चौथी शर्त देखिए, पाकिस्तान ने विश्व कप से बैन बांग्लादेश टीम का समर्थन किया है और साथ ही बांग्लादेश को पूरा मुआवजा देने की मांग की है। 2021 में भारत बांग्लादेश को विश्व कप की मेजबानी करनी है। 2031 में भारत बांग्लादेश को मेजबानी करनी है। ऐसे में पाक चाहता है बांग्लादेश की मेजबानी बरकरार रहे, साथ ही वो अपने सारे मैच बांग्लादेश में खेल सके। अब होगा क्या? सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने पाक की सभी मांगों को खारिज कर दिया है। साथ ही भारत से मैच ना खेलने पर होने वाले नुकसान की भी जानकारी इन्हें दे दी है। पाकिस्तान अब नुकसान के डर से मैच खेलने के लिए करीब करीब तैयार हो गया है, लेकिन पाकिस्तान आईसीसी को ब्लैकमेल कर कुछ लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है। अब ताज्जुब यह है कि हमने भारत के लोगों से पूछा कि पाकिस्तान की एक शर्त दिलचस्प है कि मैच तो खेल लूंगा, लेकिन मैच खत्म होने के बाद हाथ जरूर मिलाना पड़ेगा। तो सुनिए जरा भारत के लोग क्या कह रहे हैं। आईसीसी का रूल एंड रेगुलेशन उनको मंजूर नहीं है, तो इंडिया के साथ अगर क्रिकेट नहीं खेले तो बेहतर रहेगा। शायद वो हमारे टीम के साथ खेलने के लिए शायद डरते होंगे। उनको पता है कि हम मैदान में उतरेंगे तो पछाड़ देंगे, तो वो सब बहाने हैं, पैसा मांगना, पैसा देना, और उनकी वो लेवल नहीं है हमारे इंडिया क्रिकेट टीम के साथ खड़े रहने की। ये बाप होता है, ये पूरे दुनिया को पता है कि भारत किसका बाप है और कौन उनके चेले हैं, कौन उनके बेटे हैं। तो हम उसी तरह से रहेंगे। हमारा एक स्टैंडर्ड है भारत का, हमारे क्रिकेट का एक स्टैंडर्ड है, हम वैसा मेंटेन करेंगे और उसी तरह से हम रहेंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं कि पैसा दो, क्यों देवे, नहीं देना मत खेलो, नहीं दो पैसा नहीं देंगे। ये सब झूठे बहानेबाजी का कोई मतलब नहीं है और हिंदुस्तान अब सबका बाप बन के खड़ा है और विश्व का गुरु बनने जा रहा है। अब हिंदुस्तान को कुछ बोलने और पूछने की जरूरत नहीं है। किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। आज ये दबाव बनाए, कल को वो बनाए, परसों को वो बनाए, तो दबाव की राजनीति का कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी बात कि पाक को तो नापाक कहना चाहिए, पाक कहना ही नहीं चाहिए। कहीं किसी एंगल से लगता है वो पाक है, नहीं है। आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है, वो कटोरा लेके भीख मांगने की स्थिति उसकी आ गई है, तो अब उसके पास बचा ही क्या है। उनको नहीं खेलना चाहिए हमारे यहाँ, और हमने भी नहीं खेलना चाहिए उनके साथ में, क्योंकि वो मुल्क हमारे कहीं भी इसमें आता नहीं है और पाकिस्तान की हमारे से बहुत बुरी हालत है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि भारत में उनके साथ खेलने नहीं चाहिए। मैं अब देखिए जरा, पाकिस्तान की डिमांड जो है हाथ मिलाने वाली, उस पर मजाक उड़ रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। लोग क्या क्या लिख रहे हैं पाकिस्तान के लिए। लोग लिख रहे हैं, मोहित कह रहे हैं जाओ नहीं मिलाएंगे हाथ, जो करना है कर लो। अविनाश ने कहा पाकिस्तान हैंडशेक की जिद पर क्यों अड़ा है, तो इस वजह से मैच खेलने से इनकार किया था, गजब है। संजीव लिख रहे हैं जब खेलना ही था तो इतना ड्रामा क्यों किया है। राजीव ने कहा पाकिस्तान पीछे हटा, T20 वर्ल्ड कप मैच में भारत के साथ खेलने के लिए तैयार है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कहा भारत के साथ नहीं खेलेंगे डॉलर पाईजान। राकेश कह रहे हैं तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को धोखा दे रहा है, उसने पहले भारत से ना खेलने का ऐलान किया था और अब भारत द्विपक्षीय सीरीज भारत के साथ खेलना चाहता है।
भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर फंस गया पाक। आईसीसी के सख्त तेवर के बाद पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान ने आईसीसी से बातचीत की पेशकश की। आईसीसी ने पाकिस्तान को होने वाले नुकसान की जानकारी दे दी है। पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने शर्त रखकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन आईसीसी के आगे पाकिस्तान की दाल गलती नहीं दिख रही है। यह बैठक कल करीब 5 घंटे चली थी। अब पाकिस्तान के पास फाइनल फैसले के लिए 24 घंटे हैं। अंतिम फैसला पाकिस्तान सरकार के स्तर पर होना है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को जानकारी दी है 15 फरवरी को कोलंबो में मैच पर फाइनल फैसला वो लेंगे। इसके बाद पीसीबी फैसले की जानकारी आईसीसी को देगा, फिर आईसीसी भारत पाक मैच को लेकर ऐलान करेगा। पाकिस्तान के मना करने की स्थिति में कड़ा एक्शन हो सकता है। और सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान और पूर्व क्रिकेटर। राय सरकार की पूछिए ना, मैच करवा क्यों रहा है? क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया? आप सवाल पूछिए ना बीसीसीआई से, आप सवाल पूछिए सरकार से। हमारी आपकी राय कौन सुन रहा है? अगर हम आप राय प्रकट भी कर देंगे तो वो सिर्फ एजेंडे के लिए होगा। सवाल आपको बीसीसीआई से पूछना चाहिए। राजीव शुक्ला जी कह रहे हैं, खेल मंत्री से पूछिए ना क्यों हो रहा है। पाकिस्तान के फैसले पर मुझे बेहद हैरानी है। वो पहले से श्रीलंका में खेल रहे हैं, हर कोई विश्व कप जीतना चाहता है। यहाँ एक एक पॉइंट बेहद जरूरी है। मैं इन सब चीज पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, न बीसीसीआई की तरफ से कोई कमेंट है इस पे। सारी चीज आईसीसी पे छोड़ी हुई। आईसीसी जो निर्णय लेगा, जो फैसला लेगा, हम वो मानेंगे। आईसीसी जो हमें बताएगा वो करेंगे। आईसीसी के ऊपर सब छोड़ा हुआ। बीसीसीआई पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने को लेकर बेचैन क्यों है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या कहा गया था? क्या वो भूल गए? आज की एक और दिलचस्प खबर है, आपको लिए चलता हूं। बिहार, तेज प्रताप की नई मुश्किल है। तेज प्रताप की एक मुश्किल थी चुनाव, नतीजे आ गए, कुछ नहीं जीते। एक और मुश्किल तेज प्रताप की तस्वीर पिछले दिनों आई, वायरल हुई और उन पर इतनी भारी पड़ी कि परिवार से भी बेदखल हो गए इस तस्वीर के बाद। और न सिर्फ परिवार बल्कि पार्टी से भी बेदखल हो गए। तब सवाल उठा कि तेज प्रताप के साथ जो है अनुष्का, वो कौन है? करवा चौथ के व्रत की भी तस्वीर सामने आई। इस तरह की बहुत सी तस्वीरें आई। अब जानकारी यह है कि तेज प्रताप के साथ जो तस्वीरों में नजर आ रही हैं वो मां बन चुकी हैं। तेज प्रताप यादव लालू यादव के बड़े बेटे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी पहचान यही है कि वो बिहार की सियासत में अपनी पहचान बना रहे हैं। अनुष्का यादव के साथ रिश्ते को लेकर करीब 8 महीने पहले उन्हें परिवार और पार्टी से निकाल दिया गया। अब एक बार फिर उसी अनुष्का यादव ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी है। 8 महीने पहले पूरा बिहार अनुष्का को उनकी दूसरी पत्नी बता रहा था। अब 8 महीने बाद पूरा बिहार कह रहा है तेजू भैया का परिवार बढ़ गया। अनुष्का यादव ने 2 दिन पहले जिस बच्चे को जन्म दिया है वो लालू यादव के परिवार का वारिस है, लेकिन वो खुद पूरी ताकत के साथ इनकार करते हैं। इस तरह का किसी को भी आप किसी का भी फंसा दीजिएगा, किसी को भी ठोक दीजिएगा, कल तक आपका संबंध हम बोलेंगे कि आपका संबंध है, आपका बच्चा है। तो अब देखिए जरा, तेज प्रताप अब बहुत से आरोप लगा रहे हैं अनुष्का पर भी, जिन अनुष्का के लिए तेज प्रताप को भाई और पिता दोनों ने बाहर कर दिया। बिहार में अचानक अनुष्का यादव के मां बनने की खबर आई। अनुष्का वही है जिनके साथ तेज प्रताप यादव की तस्वीरें आई थी। तस्वीर आने के बाद तेज प्रताप यादव को पहले आरजेडी से निकाला गया। अनुष्का यादव के मां बनने पर तेज प्रताप यादव अब सफाई दे रहे हैं। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव ने कहा यह बच्चा उनका नहीं है और अनुष्का के साथ उनकी किसी भी तरह से कोई रिश्ता नहीं। तेज प्रताप यादव ने किसी आकाश भाटी का नाम बताया है और कहा कि अनुष्का के साथ आकाश भाटी के रिश्ते और बच्चे के बारे में वही आकाश भाटी बेहतर जवाब दे सकते हैं। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है और इसके लिए वो दिल्ली में पीएम और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। तेज प्रताप ने 5 लोगों के नाम लिए और उन्हें जयचंद बताया है। उन्होंने कहा उन्हें बर्बाद करने और फंसाने की साजिश की जा रही है। सुनिए जरा, खुद इस मामले में तेज प्रताप यादव बोल रहे हैं। रोशन और ये सब का मिली भगत से, जयचंदों का मिली भगत से हमको बदनाम करने का साजिश रचा गया है। तो हम पूरे तरीके से इसको हम खारिज करते हैं और जिस तरीके से जो संबंध जो जोड़ रहा है, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये भी पता लगाया जाए कि आकाश भाटी कौन है, आकाश गुजर कौन है जिसका उस लड़की के साथ संबंध है। ये चीज पता लगाया जाए ना कि उसका क्या संबंध है उसके साथ, उस लड़की का क्या संबंध है उसके साथ। अब देखिए जरा, अनुष्का कौन है और तेज प्रताप के साथ उनका क्या कनेक्शन है। तेज प्रताप की कथित गर्लफ्रेंड
पटना की रहने वाली अनुष्का, और बताया जाता है अनुष्का का भाई पहले आरजेडी के युवा विंग में था। भाई के आरजेडी में रहते हुए तेज प्रताप और अनुष्का करीब आए, हालांकि बाद में उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अभी अनुष्का का भाई पशुपति पारस की पार्टी में है। 8 महीने पहले तेज प्रताप के साथ फोटो और वीडियो वायरल हुआ। तस्वीरें तेज प्रताप यादव के अकाउंट से ही पोस्ट की गई थी। पोस्ट में तेज प्रताप ने ऐश्वर्या से 12 साल पुराने रिश्ते का दावा किया था। एक तस्वीर में अनुष्का माथे पर सिंदूर लगाए हुए दिखी थी। दूसरी तस्वीर में अनुष्का के हाथ में मेहंदी और सिर पर आरजेडी की टोपी थी। वायरल पोस्ट पर तेज प्रताप ने कहा था अकाउंट हैक कर लिया गया है। सुनिए जरा तेज प्रताप क्या कह रहे हैं और सुनील सिंह क्या कह रहे हैं। जयचंदो का नाम लिया तो वही सब जयचंदो का गिरोह है ना, चारों तरफ से। मुकेश रोशन जो जयचंद है, शक्ति सिंह जो जयचंद है, सुनील सिंह जो जयचंद है, ये सब का खेल बेल है हमको षड्यंत्र रचने का। अब ये चीज वो चीज बताया जाए कि अनुष्का यादव का और आकाश भाटी का क्या संबंध है, ये वो लोग बताएंगे ना, हम क्या बता सकते हैं इसमें। वो क्या कब बोलेंगे, कब आपके साथ हो जाएंगे, कब आपके जुदा हो जाएंगे। पहले हमारी ही पार्टी में थे, राष्ट्रीय जनता दल में थे, इसलिए इस तरह के बचकाना बयान पर हम किसी तरह का बयान देना उचित नहीं समझते। अब देखिए जरा, आज बिहार विधानसभा में एक अलग हंगामा हुआ। क्या हंगामा हुआ विधानसभा में, उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आखिर बिहार विधानसभा में हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर सीधे अटैक किया। तस्वीर देखिए जरा, एक तस्वीर आप देख रहे हैं। राबड़ी देवी आज बिहार विधानसभा में प्रोटेस्ट कर रही थी। बलात्कार की सरकार इस्तीफा दो, सरकार इस्तीफा दो। बच्चियां भी सुरक्षित नीतीश कुमार, बच्चियां सुरक्षित जाओ नीतीश कुमार। बच्चियां बलात्कार की सरकार है, मुख्यमंत्री इस्तीफा दो, बलात्कार की सरकार इस्तीफा दो। दूसरी तस्वीर देखिए कि क्या हुआ विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार बोल रहे थे और नीतीश कुमार बोलते बोलते राबड़ी पर वार कर गए। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग आज तक किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसी को बना दिया। ये लोग कोई काम चीज है? ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग आज तक किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। अब देखिए हुआ क्या विधानसभा में। बिहार विधान परिषद में आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेर लिया। राबड़ी देवी ने रेप और हत्या की घटनाएं बढ़ने का आरोप लगाया। राबड़ी देवी ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी को लेकर सवाल खड़े किए और उनका इस्तीफा मांग लिया। सम्राट चौधरी का सम्राट का इस्तीफा मांगा। राबड़ी देवी के बयान के बाद सदन का माहौल और गर्मा गया। देखते ही देखते पूरा विपक्ष वेल में पहुंच गया और नारे लगाने लगा। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े होकर बोलने लगे। तब राबड़ी देवी खुद खड़ी होकर मुख्यमंत्री के सामने आ गई। नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच ये तीखी तू मैं हुई। सदन में जब नीतीश बोल रहे थे तो उनका माइक बंद कर दिया गया। नीतीश कुमार का माइक बंद करने पर हंगामा और तेज हो गया। आरजेडी ने पूछा किसके इशारे पर नीतीश का माइक बंद किया गया है। सुनिए जरा राबड़ी देवी क्या कह रही हैं और सुनील सिंह क्या कह रहे हैं। 10,000 रुपया देला से महिला मजबूत होगी। 10,000 रुपया देला से मजबूत होगी महिला बिहार के। आखिर सुरक्षा चाहिए। आज दिन बेटियों के साथ, दलित बेटियों, माइनॉरिटी के बेटियों के साथ, सभी जाति के बेटी के साथ हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। इसको रोके ना, पहले इस्तीफा दे, इस्तीफा करे। गृह मंत्री जया से बैठा है सम्राट चौधरी, तया से घटना बढ़ गया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस बिहार का कि आए दिन, अब तो 365 दिन की घटना हो गया,
शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है। वैसे राज्य जहां पर इस तरह की घटना होती है, अगर वहां अपराधी 24 घंटे में नहीं पकड़ा जाता है तो वहां के माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में एक ये बवाल था। दूसरी तरफ बिहार के एक बड़े नेता और सांसद जेल में, पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। पप्पू यादव में है और आज इस मामले में दरअसल उनकी न्यायिक हिरासत पूरी हो रही थी और आज उनकी जमानत पर भी सुनवाई होनी थी। देखिए आज कोर्ट में क्या हुआ पप्पू यादव मामले में। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं। दरअसल पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी वाले ईमेल के बाद पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। एमपी एमएलए कोर्ट में तलाशी अभियान चला और कामकाज ठप रहा। आज इसी कोर्ट में पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई तय थी। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव फिलहाल बेउर जेल में बंद हैं। 6 फरवरी की रात 31 साल पुराने केस में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी ऐसे समय हुई थी जब वो नीट छात्रा की मौत पर हमलावर थे। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। आरोप है कि उन्होंने साल 1995 में एक घर पर कब्जा कर लिया था। पप्पू यादव उसी मकान में किराए पर कमरा लेकर रहने लगे थे। पहले यहां उन्होंने ऑफिस खोला और फिर कब्जा कर लिया। पप्पू यादव के खिलाफ मकान मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई थी और जिसके बाद अब यह कार्रवाई हुई है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कहते हैं। पप्पू यादव कांग्रेस में है या नहीं है। जिस तरह पप्पू यादव को कांग्रेस ने अपमानित करने का काम किया, गाड़ी पे भी नहीं चढ़ने दिया गया। जब राहुल गांधी जी का रोड शो था, आप लोगों ने ही वीडियो जैसे फुटेज जारी किया था जहां उनको धक्का मार के बाहर कर दिया गया। कांग्रेस आज उनके हितचिंतक बनने की कोशिश कर रही है, नीट मामले से जोड़ने की कोशिश कर रही है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायालय ने आदेश दिया था, न्यायालय ने वारंट जारी किया था, उसी के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। और मामूली सा हाजिरी नहीं दिया, हाजिरी टूट गया। हाजिरी टूटने के कारण से वारंट हो गया। अब वारंट में हाजिर होने के लिए पप्पू यादव जी माननीय न्यायालय का समक्ष जाने वाले भी थे। अचानक रात में आते हैं, रात में आकर के उनको उठा करके गुंडागर्दी के साथ प्रशासन गुंडागर्दी करके ले आकर के जेल के सलाखों में भेजा है। बिल्कुल बिहार के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कोई किसी सांसद को सिर्फ ऐसे ही नहीं गिरफ्तार कर सकता ना? यकीनन कहीं ना कहीं कुछ तथ्य सामने आए होंगे, कुछ ऐसे प्रमाण सामने मिले होंगे जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। ऐसे में मैं मानता हूं कि हर किसी को न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि वो दोषी नहीं है तो यकीनन कोई उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता है। देखिए इसमें सरकार कहीं ना कहीं से सरकार देख रही है और सरकार तो बेवकूफ तो है नहीं, तो सरकार संज्ञान में ले रही है कि कौन दोषी है, कौन किसके ऊपर क्या कार्रवाई करना चाहिए। तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। अब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये लोग सब मैटर में घुसे हुए अपना चेहरा चमकाने के लिए। तो चेहरा चमकाने से नहीं होगा, काम करने से होगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है कि लोकसभा में और खासतौर पर लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो रहा है और अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, स्पीकर ओम बिरला पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राहुल गांधी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अवसर है, नियम प्रक्रिया से किसी माननीय सदस्यों को बोलने से नहीं रोका जाता। बजट के अंदर बोले, अन्य विषयों पर बोले, सदन आपका है, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं से बोला जाता है। तो लोकसभा में आखिर क्या होने जा रहा है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी है। विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। इसके लिए सांसदों का हस्ताक्षर शुरू हो गया है। स्पीकर पर पक्षपाती रवैया अपनाने का आरोप लगा है। कांग्रेस की स्पीकर ओम बिरला से नाराजगी की 4 बड़ी वजहें। पहली वजह, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल बोल नहीं पाए। राहुल गांधी को नियमों का हवाला देकर बोलने से रोका गया। इसको लेकर कई दिनों तक सदन में हंगामा हुआ। राहुल पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब का हवाला दे रहे थे। जनरल नरवणे की यह किताब अभी छपी नहीं है। दूसरी वजह, नरवणे की किताब का जिक्र करने पर राहुल गांधी को रोका गया, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को बोलने दिया गया। निशिकांत ने किताबों का हवाला देकर नेहरू इंदिरा के खिलाफ बातें कही। तीसरी वजह, कांग्रेस के 7 सांसद समेत 8 सांसदों को सस्पेंड किया गया।
इन सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। चौथी वजह, लोकसभा अध्यक्ष की टिप्पणियों से कांग्रेस बेहद नाराज है, जिसमें उन्होंने लोकसभा में अप्रत्याशित घटना का जिक्र किया था। कांग्रेस के कई सदस्य पीएम के आसन के बेहद करीब पहुंच गए। ओम बिरला ने कहा था, मैंने पीएम से लोकसभा में न आने का आग्रह किया। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। 14 दिन पहले इसको लेकर नोटिस देना होता है। कांग्रेस समेत विपक्ष के पास कुल 220 सांसद हैं। एनडीए को लोकसभा में बहुमत हासिल है। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव पास होना मुश्किल है। लेकिन सुनिए इस पर सियासतदान क्या कहते हैं। स्पीकर साहब के पास हम गए। उन्होंने वादा किया कि व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया कि मुझे बोलने दिया जाएगा। अब आप बात से पलट रहे हैं, तो मैं बोलूं या नहीं बोलूं? वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपना लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे, स्पीकर ने ये कहा। आइए आज की एक और बड़ी खबर है। रईसजादे की लैम्बोर्गिनी ने कुचल डाला है। लैम्बोर्गिनी गाड़ी जो आलीशान गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है, एक रईसजादा चला रहा था, तेज रफ्तार में 2 गाड़ियों को टक्कर मारी। उसके बाद देखिए आप, ये एआई इमेज देख रहे थे आप तस्वीरें, ये रियल तस्वीर है जब गाड़ी का हादसा हुआ। अरे गिटार गिर जाएगी, और उसके बाद देखिए जरा, उसके जो बाउंसर थे, बाउंसर्स ने शिवम को निकाला है जो ये गाड़ी चला रहा था। अब देखिए जरा क्या हुआ, ये एक्सीडेंट और हादसा हुआ कैसे। कानपुर में तंबाकू कारोबारी का बेटा लैम्बोर्गिनी से निकला, तभी वीआईपी रोड पर अचानक गाड़ी बेकाबू हो गई और फिर लैम्बोर्गिनी ने सड़क किनारे 3 लोगों को उड़ा दिया। कार ने सबसे पहले सड़क पर एक ऑटो को टक्कर मारी और फिर सड़क किनारे एक बुलेट को भी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि बुलेट सवार उछलकर 10 फीट दूर जाकर गिरा। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार को घेर लिया। कथित तौर पर कार चालक आरोपी ने भागने की कोशिश की, इसलिए गुस्साई भीड़ ने हंगामा किया और कार के शीशे तक तोड़ डाले। हालांकि कारोबारी के बेटे के सुरक्षा कर्मियों ने हालात नियंत्रित किए। जबरन लोगों को हटाकर आरोपी को कार से निकाला गया और इसी दौरान कानपुर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ताज्जुब यह कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, साथ ही गाड़ी थाने पहुंचाई गई। करोड़ों की लैम्बोर्गिनी कार का थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया। बाउंसर कार की रखवाली करते रहे। गाड़ी को कवर में खड़ा किया गया, हालांकि इसे लेकर बवाल शुरू हुआ तो कवर गाड़ी से हटा दिया गया है, लेकिन कार से टक्कर मारने के मामले में केस अज्ञात पर दर्ज किया गया। तब एनडीटीवी पहुंचा, खबर दिखाई, पुलिस ने आरोपी का नाम जोड़ा एफआईआर में। कानपुर के तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। अज्ञात पर एफआईआर करने वाले एसएचओ सस्पेंड कर दिए गए। सुनिए चश्मदीद क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। ऑटो मार दी मेरे, जंगल टेढ़ा हो गया, इतनी महंगी गाड़ी ली है। हम फुटपाथ के किनारे पे खड़े हुए थे, गाड़ी आई, टक्कर हो गया। जो एक्सीडेंट होने के बाद उसको उनके जो बाउंसर थे 2 लड़के, उन्होंने उनको बाहर निकाला है गाड़ी से और उनको ये बताया गया है कि उनका कोई मेडिकल इश्यू था, तो उनको भी प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है और एक्सीडेंट का अभियोग पंजीकृत करने के बाद अब उनका नाम उनका सामने आ गया है। आगे सारी विधिक कार्रवाई की जाएगी। पहले जो है, क्योंकि जो तौफीक थे उनके द्वारा नाम नहीं बताया गया था, तो एक्सीडेंट का मुकदमा पंजीकृत हो गया था। हमारी जांच में ये पता लगा कि जो चालक है वो शिवम मिश्रा है और अब उनका नाम जो है प्रकाश में आ गया। तो तंबाकू कारोबारी का बेटा है। इससे पहले भी आपने ये खबर देखी होगी, उनके घर भी छापा पड़ चुका है। उनकी गाड़ियों को लेकर वो चर्चा में आए थे। आइए अब लाइफ का फंडा। कोई विपत्ति या आपदा आए
तो आप कहेंगे ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं थोड़े दिन का संकट भी अच्छा होता है। चाणक्य नीति में एक श्लोक है, दरिद्रता धीरतया विराजते, मतलब कोई बड़ी परेशानी आ जाए तो घबराए नहीं। कुछ दिनों की मुश्किल भी अच्छी होती है। मुश्किलें हमें झकझोर कर जाती हैं, हमारी छिपी प्रतिभा को निखारने का मौका देती हैं और आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती हैं। विपत्ति आने पर ही यह पता चलता है कि सच में आपका असली मित्र और शुभचिंतक कौन है। मुसीबत में जो साथ दे वही असली दोस्त और साथी होता है। इसलिए मुसीबत आए तो धैर्य रखिए और सूझबूझ से काम लीजिए। संकट असल में आपका और आपके रिश्तों का इम्तिहान होता है, जो जिंदगी में यह भी सिखाता है कि आगे कैसे बढ़ना है और किन पर भरोसा करना है। इस तरह आचार्य चाणक्य ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। मुश्किल समय हमें जिंदगी की सच्चाई सिखाता है, हमें मजबूत बनाता है और इस बात की पहचान कराता है कि असल में कौन आपके अपने हैं। तो जहां से जो अच्छा मिले उसे अपनी जिंदगी में उतारें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।